स्टेटमेंट होता क्या है? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट सिंगल भी छूटेगा नहीं, पूरी रिवीजन होगी। तो बताओ बच्चा पार्टी, उधार लूंगा और फिर चुका दूंगा, चुकाते टाइम सेम अमाउंट पे करूंगा या इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी डाल करके दूंगा, सूद भी डाल करके दूंगा। ये डीजीपी साहब हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये डीजीपी साहब हैं। लेकिन डीजीपी साहब का भी एक क्या है, डीजीपी साहब का भी एक दिल है। सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है, उसके बाद वो जो फॉर्मेट जो याद ही नहीं होता उसको अभी याद करवाऊंगा, लगे हाथ साथ के साथ उसको अभी याद करवाऊंगा। और जो की पॉइंट्स जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक में आपको तंग करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, डाउटफुल डेट्स, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट, ये सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऐसे चुटकियों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया। आज लेकर के आए हैं आपके लिए पॉडकास्ट रिवीजन सीए इंटर एडवांस अकाउंट सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। कोई भी एक कॉन्सेप्ट सिंगल भी छूटेगा नहीं, पूरी रिवीजन होगी। मीनिंग बताएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, फॉर्मेट याद करवा देंगे, की पॉइंट जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड जो डराते हैं इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहां कैसे समझ नहीं आता, सब ठिकाने लगा देंगे। और वो भी अ न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग के माध्यम से, द पॉडकास्ट वे, द पॉडकास्ट रिवीजन। अगर आपको वीडियो के दौरान फ्लैश किए गए नोट्स का एक्सेस लेना है, जो आपको लेना ही चाहिए, तभी आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी और तभी इस बैच के टेस्ट चेक होकर के आपको मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। इसी प्राइस में आपको ये वीडियोस भी मिल रही हैं, नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट भी हम खुद चेक करके देंगे, मैं खुद, और पूरी रिवीजन करवाई जाएगी आपको इसी प्राइस के अंदर। जो नोट्स के लिए आप पे करेंगे, YouTube पर ही रिवीजन रहेगी पूरी 20 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स की, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, विद फुल कॉन्सेप्ट इन द पॉडकास्ट वे। जिसने पहली बार भी ना पढ़ा हो उसे भी समझ में आएगा पूरा डिटेल में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ, ये वो पढ़ाई है जो तुम चाहते हो। माँ बाप अगर वीडियो देख रहे हैं, मैं लगातार यही बात कह रहा हूं, तो उन्हें पूरा एंड तक दिखाओ ताकि उन्हें लगे आप पॉडकास्ट नहीं देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अ वेरी डिफरेंट, यूनिक एंड अ न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग। आज की पीढ़ी जो चाहती है, सब कुछ बदल रहा है तो पढ़ाई क्यों ना बदले भाई। डिजी बोर्ड भी आया था, लेकिन ये डिजी बोर्ड से भी 2 कदम आगे की चीज है, पॉडकास्ट रिवीजन। अगर आपको रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा। एमसीक्यू केस बेस्ड करा रहे हैं हम सारे के सारे सितंबर 25 के लिए। आईसीआई की बुकलेट, 2 आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स के सारे, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एमसीक्यू बैच का भी नोट्स का लिंक मिलेगा, एमसीक्यू बैच का लिंक मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का लिंक मिलेगा और रेगुलर बैच का लिंक मिलेगा। मैंने आपको बता दिया, नोट्स वाले लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरी रिवीजन, टेस्ट चेक होकर के, नोट्स, पूरा सिलेबस, एएस की चार्ट बुक, एवरीथिंग पीडीएफ में। एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू के लिए अदर लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एमसीक्यू बैच ले लेते हैं, उसका प्राइस नोट से थोड़ा सा हाई है, तो एमसीक्यू बैच ही ले लेने के बाद आपको ये वाले फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट चेक होकर के, और एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो मेरी सलाह है, खाली एमसीक्यू बैच ले लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। खाली नोट्स लोगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा, एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे आपको। ओके सर जी, चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सीए स्टूडेंट ही हैं ये हमारे सामने, लगातार बायबैक भी इन्होंने शूट किया था, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोगों के डाउट्स लेकर के, आपके क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हैं, और इनके रिवीजन भी लगे हाथ हो जाएगी, आप लोगों की भी हो जाएगी। एंड जो नोट्स ड्राफ्टेड है, वो जो आपको मिलेंगे नोट्स, वो इसी प्रकार से हैं जो बिल्कुल पूरे स्टडी मेटल के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, कुछ भी छूटता नहीं। वो हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बना दिए नोट्स सारे। ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर करूंगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर करूंगा, और नोट्स आपको पढ़ते हुए जाने, स्क्रीन पर भी फ्लैश होंगे। ठीक है सर, तो अब शुरू करते हैं फाइनली अगेन। चलो बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं बेसिकली। सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है, उसके बाद वो जो फॉर्मेट जो याद ही नहीं होता उसको अभी याद करवाऊंगा, लगे हाथ साथ के साथ उसको अभी याद करवाऊंगा। और जो की पॉइंट्स जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक में आपको तंग करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, डाउटफुल डेट्स, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट, ये सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऐसे चुटकियों में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। आपको नेमोनिक के माध्यम से, उधार की टोपी के माध्यम से, पिगी बैंक के माध्यम से बहुत मजेदार चीजें कराएंगे बच्चा पार्टी, डोंट वरी।
ओके तो सर हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछिए। सर पहला क्वेश्चन यही आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने नोट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, फिर इसको मैं इलेबोरेट करूंगा। नोट्स होने चाहिए सभी बच्चों के पास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लें। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू एनालाइज cash flows of an enterprise during a particular period. Cash flows can be inward and outward both. Cash flow statement वो statement है जो किसी भी enterprise के किसी particular period के cash flows को, किसी भी business के किसी particular period के cash के inflow और outflow को record करने के लिए जो statement बनाई जाती है, that is cash flow statement. सर थोड़ा सा elaborate कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको पिक्चराइजेशन कराना है, पूरी वीडियो में पिक्चराइजेशन चलती रहेगी। बच्चों बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना बच्चा पार्टी। ये देखो जी, ये देखो जी, कैश और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन, यानी चेक और यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस। कैश और बैंक, फॉर एग्जांपल यूपीआई और चेक के थ्रू जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इन ट्रांजैक्शन से, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन से जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। आप बताइए, ये एक बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या नहीं? कैश और बैंक के थ्रू की गई ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल सर, क्यों? अरे इन पे तो बिजनेस चलता है पूरा, तो इनके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस का होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी बच्चा पार्टी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कैश फ्लो कितने टाइप की होती है? हाँ, बच्चे यही पूछते हैं और मैंने नोट्स में भी जानबूझ करके गलत लिखा है। मैंने आपके लिए यही क्वेश्चन दिया कि टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछो, जबकि ये क्वेश्चन ही गलत है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है। बच्चे यही सोचते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 टाइप की होती है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नहीं नहीं नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ही होती है, वो एक ही स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ओके। पहला पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए, बताओ क्या होती है? सेल परचेज ऑफ गुड्स। वहां से जो भी पैसा आता है या जाता है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हेडिंग में लिखते हैं। ओके। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट अगेन, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों की सेल परचेज से जो भी पैसा आता जाता है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में लिखते हैं। ओके। और उधार लेन देन, उधार लेन देन, उधार लेना और सूद समेत चुका देना, इन एक्टिविटीज में जो भी पैसे का लेन देन होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। इज इट क्लियर बच्चा पार्ट? यस सर। इज इट क्लियर? मैंने अभी क्या बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब आपको? कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे का आना और जाना, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी सेल परचेज ऑफ गुड्स के थ्रू पैसे का आना जाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज के थ्रू कैश या बैंक के थ्रू पैसा आना जाना, और उधार लेन देन के थ्रू पैसा आना जाना, भले कैश भले बैंक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 टुकड़े हो गए। ओके सर, हाउ टू लर्न द फॉर्मेट? हमें इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फॉर्मेट को लर्न करने में, क्योंकि ये इतना बड़ा फॉर्मेट हो जाता है कि कंफ्यूज ही हो जाता है, पहले क्या बाद में क्या। बिल्कुल ठीक, 90% और मोर स्टूडेंट्स आपकी इस बात से एग्री करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद नहीं होता सर। yes, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बड़ी दिक्कत है। मैं अभी याद करा दूं आपको? बिल्कुल। आप रेडी हो? हाँ जी। रेडी रहिएगा, मैं अभी लगे हाथ आपको याद करा रहा हूं। चलो, तो जैसा मैंने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 टुकड़े होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमें बनाना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। लेकिन याद कराऊंगा मैं पहले इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग। ठीक है, तो हम इन्वेस्टिंग याद करते हैं सर, इन्वेस्टिंग याद करते हैं। ओके सर, बहुत ही साधारण, बहुत ही मजेदार है। इन्वेस्टिंग को याद करना बहुत ही आसान है। देखिए सर, कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल ये है, टेंजिबल का मतलब समझते हैं आप लोग, जिसे टच कर सके और देख सके और बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। फॉर एग्जांपल हमारा ये लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे, ये लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है हमारे बिजनेस के लिए? ये है एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये है एक टेंजिबल फिक्स्ड। क्यों? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होने की कुछ शर्तें होती हैं। हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमने इसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हुआ है, हाँ जी। और इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है।
टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हुआ है, लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, ये बन जाता है हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की सेल और परचेस, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की सेल परचेस। इंटेंजिबल क्या होगा? जिसे टच और सी ना कर सके, जिसमें ये वाली शर्त टूट जाए, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैपटॉप के अंदर का सॉफ्टवेयर, वेरी गुड एग्जांपल, ये हो गया इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज, ये आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई रिपीट वंस मोर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज कहाँ आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, जब परचेज लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे। क्यों? क्योंकि परचेज के टाइम पे पैसा बाहर जाएगा ना, आउटफ्लो होगा, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। और बच्चा पार्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट जो भी हमने रिसीव किया है वो भी यहीं आएगा, रिसीव्ड वाला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट। पूरा याद करा दूं अब? यस सर। सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड वो भी आ जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट लगा करके। सर पहले आपने सेल बोला, फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, फिर परचेज, ये ऑर्डर हमें मेंटेन करना है? हाँ, इसी ऑर्डर में मेंटेन करना है। क्यों? पैसे का इनफ्लो पहले दिखाते हैं, आउटफ्लो बाद में। इनफ्लो अच्छी चीज होती है ना, उसे पहले लिखते हैं, आउटफ्लो को बाद में। तो सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये ऐसे, फिर परचेज, टेंजिबल की, इंटेंजिबल की, नॉन करंट की, ब्रैकेट लगाकर। और अगर सबका आंसर फाइनली पॉजिटिव आता है तो बोलेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनेंसिंग याद करो। नेक्स्ट कौन सा याद करना चाहेंगे बताइए? फाइनेंसिंग। तो सर इसको लगा लेते हैं फाइनेंसिंग याद करने के लिए। ये उधार की टोपी है। जैसा आप लोगों को बताया, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? उधार लेन देन, ठीक है। तो उधार लेना, जैसे हम उधार लेंगे हमारे सर पे टोपी चढ़ जाएगी, उधार की टोपी आ जाएगी, और कुछ समय बाद उधार वापस चुका देना, ये कहां आता है हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उधार लेना और उधार चुका देना। तो बताओ बच्चा पार्टी, उधार लूंगा और फिर चुका दूंगा, चुकाते टाइम सेम अमाउंट पे करूंगा या इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी डाल करके दूंगा, इंटरेस्ट भी डाल करके, सूद भी डाल करके दूंगा? यस सर। तो उधार लेना और सूद समेत वापस चुका देना, ये आएगा हमारा कहां? इसमें आ रहा है कैमरा में, ये आएगा हमारा कहां? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। वेरी गुड, ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उधार कहां कहां से ले सकते हैं सर? 5 जगह से। इक्विटी शेयर्स इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से और शॉर्ट टर्म बोरोविंग से। 5 जगह से आप उधार ले सकते हो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इन 5 जगह से उधार लोगे और क्या करोगे? वापस चुकाओगे। लेकिन वापस चुकाते टाइम पहले क्या चुकाओगे? इन पे सूद यानी इंटरेस्ट वगैरह। तो पहले इंटरेस्ट पे करोगे किस किस पर? डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग पर। और डिविडेंड पे करोगे किस पर? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उन पे डिविडेंड पे किया जाता है सूद के रूप में, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, और डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग पे इंटरेस्ट पे किया जाता है सूद के रूप में। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। एंड डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, इंटरिम और फाइनल, दोनों आएगा। और फिर क्या करोगे? मूल की रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। बस एक चीज याद रखना, इक्विटी की रीपेमेंट को बायबैक कहते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को रिडेम्पशन कहा जाता है। ओके, तो पूरा रिवाइज करवाऊं दोबारा? पहले मैं 5 जगह से उधार लूंगा। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोविंग। फिर मैं इन पे सूद चुकाऊंगा, इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड। फिर मैं मूल भी चुका दूंगा, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सीरीज वही रखनी है जो मैंने बोली है, इशू की भी, रीपेमेंट की भी। और अगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके सर। बच्चा पार्टी नोट्स एक्सेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक पहुंचाएं। बिल्कुल नया आयाम है, अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग।
समझ आ रहा है, याद कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? ओके सर। नेक्स्ट, जिसे करते ही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, 90% छिटमुट बातें रह जाएंगी। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चा पार्टी, इसमें हमें शुरुआत करनी है एनपीबीटी से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इसमें हमें शुरुआत करनी है एनपीबीटी यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनडायरेक्ट वाला बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट तो बहुत ही सिंपल होता है, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आया माइनस परचेज ऑफ गुड्स, नॉर्मल एक्टिविटीज। डायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, वो मैं क्वेश्चंस की वीडियो में आपको डायरेक्ट का ही क्वेश्चन करवा दूंगा। इनडायरेक्ट वाला ये जो पेपर में आता है तंग करता है। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है ना, उनका तो सेम ही फॉर्मेट है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। ऑपरेटिंग वाला ही चेंज होता है। डायरेक्ट वाला क्वेश्चंस वाली वीडियो में करवा दूंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियोस देखना ना भूलें। पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहे हैं क्वेश्चन समेत, यहाँ पे रिवीजन हो रही है कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देखें। और इनडायरेक्ट वाला ऑपरेटिंग का मैं ही करवा रहा हूँ। तो इसमें शुरुआत करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। और उसमें ऐड करना है, देखिए ये डीजीपी साहब हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये डीजीपी साहब है, लेकिन डीजीपी साहब का भी एक क्या है, डीजीपी साहब का भी एक दिल है। ये पुलिस में है, डीजीपी साहब है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इनका भी एक दिल है। तो एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें ऐड करना है डीजीपी का दिल, डीजीपी, DIL। DIL आप शो करो, डीजीपी मैं शो करता हूं, DGP, डीजीपी साहब का दिल हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। सर डी से क्या होता है? डी से डेप्रिसिएशन, बोलो मेरे साथ साथ, डी से डेप्रिसिएशन, जी से गुडविल अमोर्टाइज्ड, और गुडविल के साथ चिपक के चलते हैं पेटेंट ट्रेडमार्क हमेशा, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अगेन डी से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए इन्हें नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं, इनका इफेक्ट रिमूव कर देते हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, और ये डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग में नहीं आएंगे, इसलिए इनका इफेक्ट हटा देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त इन्हें माइनस किया जा चुका है नॉन कैश आइटम्स को, पर हम कैश फ्लो बना रहे हैं, नॉन कैश का इफेक्ट हमें माइनस नहीं रहने देना, ऐड बैक करके इफेक्ट रिवर्स कर दो। एनपीबीटी में ऐड करेंगे डीजीपी दिल, डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हो गया याद अभी साथ के? वेरी गुड। और लेस करना है क्या? लेस करना है क्या? ड्रिप। अभी देखो लाइट ड्रिप करेगी, लाइट ड्रिप करेगी, DRIP ड्रिप। डी से डिविडेंड इनकम, आर से रेंटल इनकम, आई से इंटरेस्ट इनकम, और पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डीजीपी दिल, और लेस करना है ड्रिप। डी से डिविडेंड इनकम, आर से रेंटल इनकम, आई से इंटरेस्ट इनकम, और पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां से हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। और फिर उसमें हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और करनी है। करंट एसेट्स का डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज ऐड कर देना है, और इन दोनों का रिवर्सल लेस कर देना है। ओके, क्या करना है? करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज ऐड कर देना है, और इन दोनों का उल्टा, करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज लेस कर देना। हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेमेंट और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग। पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा रिवाइज करवा रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। हमने 1 मिनट में भी सारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिवीजन करवाई हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर जरूर देखें। नोट जरूर एक्सेस करो, MCQ बैच जरूर लो बच्चा पार्टी, टेस्ट चेक करवा करके मुझसे लो। Net profit before tax at DGP दिल less drip equal to operating profit before working capital changes at decrease in CA, increase in CA, less increase in CA, decrease in CL equal to cash generated from operation minus income tax paid, आंसर। DGP दिल क्या है? D for depreciation, goodwill patent trademark amortized, preliminary expenses written off, discount on issue of debenture written off, interest expense, loss on sale of fixed asset, less drip क्या है? dividend income, rental income, interest और profit on sale of fixed asset। That's it। ठीक है बच्चा पार्टी। सर हमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे ज़्यादा डाउट आता है, हाउ टू डील विद प्रोविजन फॉर टैक्स। ये अब हम की आइटम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी। मीनिंग हो गया, फॉर्मेट हो गया, अब वो पॉइंट्स जो तंग करते हैं कैश फ्लो में,
इनको करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी एवरीथिंग, एक एक चीज खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए सबसे पहले हम नोट्स पढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लो। जहां आपने क्वेश्चन में देखा प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका अकाउंट बना दिया आपने। सर अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, नोट्स देखो। सबसे पहले क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, जो क्वेश्चन ने दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, वो लिख दो। उसके बाद करंट ईयर में जो प्रोविजन बनाया गया है, क्वेश्चन ने बताया होगा करंट ईयर में इतना प्रोविजन बनाया गया, वो लिख दो बाय P&L के नाम से। उसके बाद जितना टैक्स पे किया गया है वो लिख दो डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, जितनी एक्चुअल टैक्स की पेमेंट की गई है। और फिर एंड में निकल करके आएगा टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब इन चार में से सबसे पहले क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, फिर लिखा बाय P&L करंट ईयर में जो प्रोविजन बनाया गया है, फिर लिखा टू बैंक जितना टैक्स पे किया गया है, और फिर आ गया टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। इन चारों में से क्वेश्चन कोई भी 3 आइटम आपको देता है, एक गायब कर देता है, वो आप ढूंढ लो। वो तो बैलेंस फिगर के तौर पे अकाउंट में निकल करके आ जाएगा, इतना तो कर सकते हो। यस सर। अब आपको करना क्या है, जो बाय P&L वाला अमाउंट है इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देना है। ठीक है, कहां, एनपीबीटी में, डीजीपी दिल जहां लिखा था वहीं इसको भी ऐड कर देना है, बाय P&L वाले अमाउंट को। और जो टू बैंक वाला अमाउंट है उसे आपको ऑपरेटिंग में माइनस करना है। कहां, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लास्ट में जो माइनस हो रहा है इनकम टैक्स पेड, वहां पे इनकम टैक्स पेड में ये वाला अमाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट। दैट्स इट, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस लिखो बाय बैलेंस बीडी, करंट ईयर का प्रोविजन लिखो जो बनाया गया है बाय P&L, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एनपीबीटी डीजीपी दिल में ऐड कर दो। टू बैंक लिखो, जितना टैक्स पेड है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करो और अंत में क्लोजिंग बैलेंस निकल करके आ जाएगा। इनमें से कोई भी 3 चीजें दे रखी होगी, चौथी आप खुद ढूंढ लेना। दिस इज सिंपल एज दैट। इसे आप एक पिगी बैंक अकाउंट मानो, प्रोविजन फॉर टैक्स को मानो पिगी बैंक अकाउंट, कि इसमें ओपनिंग बैलेंस यानी कुछ पैसे पहले से थे, वो क्वेश्चन बताएगा कितने, ठीक है, डालना। आपने इसमें कुछ पैसे और डाल दिए, ये वो अमाउंट है जो बाय P&L में आता है, बाय P&L में, ये भी क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें से कुछ पैसे जरूरत के टाइम पे टैक्स पेमेंट के लिए निकाल लिए, और फिर एंड में कितने बचे होंगे वो खोल के देख लो। पिगी बैंक क्या होता है, शुरू में कुछ पैसे होते हैं, हम और डालते हैं, जरूरत के टाइम पे निकाल लेते हैं और कुछ बचे रह जाते हैं। यही तो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इन 4 में से कोई भी 3 चीज क्वेश्चन बता देगा, चौथी आप ढूंढ लो। और मैंने बता दिया बाय P&L को ऑपरेटिंग में प्लस और टू बैंक को ऑपरेटिंग में ही माइनस। दिस इज इट। डिविडेंड पेबल अगर कहीं हो, सेम टू सेम प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह बनाओ, सेम ट्रीटमेंट करो। ठीक है, बट डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट जो पेड है वो फाइनेंसिंग से माइनस होगा, जो पेड है टू बैंक वाला वो ऑपरेटिंग में नहीं, वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, बाकी सेम। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह, बस टू बैंक की जगह टू डेटर्स आ जाएगा। टू बैंक की जगह टू डेटर्स आ जाएगा, सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करना होता है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं अमाउंट इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ आया हमारे फॉर्मेट में, 2 जगह आया। एक तो हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया डीजीपी दिल में, जो हमारा आई था वो इंटरेस्ट था, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट पेड था। राइट, तो बच्चा देखता है कहीं कोई अमाउंट लिखा हुआ कहीं कोई, मैं आपको समरी बना के दे रहा हूँ, झंझट खत्म। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्लस होता है डीजीपी दिल में जो आई है, उस इंटरेस्ट में कितना अमाउंट लिखना है आपको, जितना इंटरेस्ट एक्रूड है। और फाइनेंसिंग में जो इंटरेस्ट पेड आप माइनस करते हो ब्रैकेट लगा के, वो कितना इंटरेस्ट माइनस करना है, जो आपने एक्चुअल में पे किया है, पेड बेसिस पे। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया उधार लिया 10% के रेट पर, तो मेरा साल का एक्रूड इंटरेस्ट कितना बना, 1 लाख पे 10%, 10,000। 10,000 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करूंगा। ठीक है, डीजीपी दिल में जो आई है वहां पे, ठीक है, आई पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। मान लीजिए उस 10,000 में से मैंने पेमेंट 8,000 की करी है, तो मैं फाइनेंसिंग में माइनस करूंगा 8,000। पेमेंट भी 10 की कर दी है तो फाइनेंसिंग में भी 10 ही माइनस होगा, फिर उधर भी 10 ऐड होगा, इधर भी 10 माइनस होगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं जितना इंटरेस्ट बनता है, और उसमें से जितना पे किया है उतना माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पूरा पे कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम, इनको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है एक्रूअल बेसिस पे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस करना है रिसिप्ट बेसिस पे। हमारा कहाँ कहाँ आया था इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। एक तो हमने ऑपरेटिंग में लेस किया था ड्रिप में, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और एक हमारा इन्वेस्टिंग में भी था इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो ऑपरेटिंग में जो लेस होता है वो एक्रूअल बेसिस पे लेस होता है, और इन्वेस्टिंग में जो ऐड होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे ऐड होता है, जितना रिसीव हो गया।
मान लो मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10% के इंटरेस्ट पर, तो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट कितना हुआ 50,000। तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो लेस करते हैं ड्रिप में जो आई है इंटरेस्ट इनकम, वहां 50,000 लेस करूंगा। अब मान लीजिए उसमें से मिला है मुझे 45, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वहां लिखूंगा मैं 45,000। पूरा मिल गया 50 तो वहां भी 50। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड, डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समरी बना के खत्म कर रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड वो है जो करंट ईयर में ही कंपनी प्रपोज करती है और पे भी कर देती है। फाइनल डिविडेंड वो है जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होती है। आई रिपीट अगेन, अभी कमाया अभी पे कर दिया इंटरिम डिविडेंड, अभी कमाया कंपनी ने साल खत्म होने के बाद पे किया शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। पैसा अभी कमाया कंपनी ने, प्रॉफिट अभी कमाया, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को साल खत्म होने के बाद दिया तो फाइनल डिविडेंड। प्रॉफिट अभी कमाया कंपनी ने, डिविडेंड भी अभी दे दिया शेयर होल्डर को तो इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना है करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और एनपीबीटी में एड बैक करना है करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नोट्स में लिखा हुआ है। फाइनल डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होगा। ओके सर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इंटरिम डिविडेंड है 24-25 का इंटरिम डिविडेंड 2024-25 का। मान लीजिए 2024-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 2024-25 का इंटरिम डिविडेंड 2024-25 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा और एनपीबीटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा, यानी ऑपरेटिंग में। ठीक है, बात करेंगे अगर फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड के लिए क्या लिखवाया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक। 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो उसमें 23-24 का फाइनल डिविडेंड फाइनेंसिंग से माइनस होगा और एनपीबीटी में ऐड बैक होगा। ओके सर। 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरिम डिविडेंड है वो 24-25 वाला ही फाइनेंसिंग से माइनस और एनपीबीटी में ऐड बैक होगा, और 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनल डिविडेंड है वो 23-24 वाला पिछले साल वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा और एनपीबीटी में ऐड बैक होगा। और अगर लिखा है डिविडेंड ओनली प्रपोज तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं। ओके, तो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी? हाँ, हमने इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने कहां से शुरुआत की थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। राइट राइट। कई बार वो क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार वो हमें खुद ढूंढना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके लिए हमारा नेमोनिक कोड है एनटीपीपी। एनटीपीपी बोलो एनटी एनटीपीपी एंटी पीपी। आंटी सामने खड़ी, हम पीपी बजा रहे हैं, आंटी पीपी। एन से नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, पी से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, आई से इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगेन पी से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और आई से इनकम टैक्स रिफंड। लास्ट वाला आइटम लेस होगा, बाकी सब प्लस होंगे। एनटी पीपी, एनटी पीआई पीआई। एन से नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, पी से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, और आई से इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगेन पी से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में, करंट ईयर वाला करंट ईयर में जो बनाया है, और माइनस इनकम टैक्स रिफंड। अब हमारा आ रहा है यस नो सेक्शन। चलिए, यस नो सेक्शन ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। यहाँ से छोटे मोटे पॉइंट्स यस नो के रूप में ट्रीट हो जाते हैं। आपके पास ये सर, इज इट नेसेसरी टू लर्न द फॉर्मेट इन सीरीज? हाँ, फॉर्मेट सीरीज में याद करना जरूरी है। यस। ओके, बैंक ओडी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड नॉट ऑपरेटिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील होगा, ऑपरेटिंग में करंट लायबिलिटीज में नहीं होगा डील। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क। बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन के साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस भी आएंगे। वो भी कैश इक्विवेलेंट ही होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री वाली, वो भी कैश इक्विवेलेंट बनेगा। Issue of shares, debentures, bonds for non-cash consideration will be included in cash flow नो statement. अगर हम शेयर डिबेंचर बॉन्ड इशू कर रहे हैं नॉन कैश कंसिडरेशन, बदले में पैसा नहीं ले रहे, कुछ और ले रहे, तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि कैश फ्लो का नाम क्या है, कैश फ्लो। शेयर डिबेंचर बॉन्ड इशू करके पैसा आएगा तो आएगा वो कैश फ्लो में, अदरवाइज उसका इशू कैश फ्लो में नहीं आएगा। Okay. Dividend payable account is prepared same as हाँ, मैंने for बता दिया। provision for tax. डिविडेंड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह ही बनेगा, सेम मैंने बताया। Sir, what are the steps to solve a question जिससे हमें easy हो जाए? बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग के स्टेप्स नहीं मालूम, सबसे पहले नोट्स फ्लैश कर रहा हूँ, ये देखो। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहाँ हमने 8 मिनट में कैश फ्लो का स्टेटमेंट पेपर में कैसे सॉल्व करें विद स्टेप सिखाया हुआ है, लाइव प्रूफ किया हुआ है, लाइव प्रूफ करके दिखाया हुआ है लाइव मैंने। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से जरूर जा करके देखें। और इस वीडियो के बाद वीडियोस आएंगी, वहाँ पे हम कराएंगे आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी, उन्हें देखना ना भूलें। तो बच्चों,
कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा समाप्त होता है लीस्ट टाइम में, मोस्ट इंटरेस्टिंग मैनर में, पिक्चराइजेशन करते हुए, साथ साथ याद कराते हुए, कॉन्सेप्ट समझाते हुए। एवरीथिंग इज डन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोट्स एक्सेस करें, एमसीक्यू बैच जरूर लें, रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन करें। लीस्ट प्राइस में सब कुछ कवरेज है वहां पे, पूरे सिलेबस की डिटेल में, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, एएस की चार्ट बुक, पूरे स्टडी मेटल के सारे क्वेश्चंस, टेस्ट चेक करके, रिवीजन, सब कुछ 1 मिनट में एक एएस रिवाइज करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन का महत्व बहुत ज्यादा है, वहां पे अनगिनत चीजें हैं आपके फायदे के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।